गुड मॉर्निंग। इतना ख़राब इंट्रोडक्शन। ओके, तो हमें काम मिला है यूपीएससी के सिलेबस को बताने का और आगे की सारी जो क्लासेस हैं वो लेने का। क्या बात है, क्या इंट्रोडक्शन। वेलकम टू, दिमाग इज ब्लैंक, लाइक कि एड्रेस कर रहे हो पीपल को। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आगे क्या है यार ये? नमस्कार 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 नमस्कार। आप सब फिल्म तो देखते ही होंगे, फिल्म देखते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन, आपने फिल्म तो देखी होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। संविधान सभा में हज़ारों डिबेट्स, संविधान सभा में ढेर सारी डिबेट्स होते हैं, सालों साल डिबेट होते हैं और फिर एक संविधान बन के तैयार होता है। और आज उसी संविधान की कहानी सुनाने जा रहे हैं कि संविधान आया कैसे। लेकिन आने से पहले आज उसी संविधान के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला कि संविधान जो है हमारे पास आज, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, और दूसरा कि ये बना कैसे और बन के तैयार कैसे हुआ, उसकी पूरी डिटेल कहानी। जैसे कि सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उस समय हमें संविधान की ज़रूरत पड़ी। हमने सन 47 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के साथ ही, आज़ादी के पहले से संविधान सभा के मांग की गठन, संविधान सभा के गठन की मांग और नए संविधान के निर्माण की बात होने लगी। इसलिए 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और फाइनली 1950 तक संविधान बनके तैयार भी हो गया। संविधान बनके तैयार हो गया, लेकिन ये संविधान जो बनके तैयार हुआ, इसके कई सारे जो रूट्स हैं वो ब्रिटिश एम्पायर में, यानी कि इस 200 साल के इतिहास में। तो उसी 200 साल में जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल अमेंडमेंट्स या एक्ट लाए गए, उसके बारे में जानेंगे। तो इसको मेनली ब्रिटिश राज को हम दो हिस्सों में बांट के देखेंगे। पहला कंपनी रूल और दूसरा क्राउन रूल। कंपनी रूल जो 1773 से लेकर के 1858 तक, जब 57 में म्यूनिटी होती है, सिपाही म्यूनिटी, एंड देन 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ठीक है। और दूसरा है आपका क्राउन रूल, जो कि 1948 सॉरी जो क्राउन रूल जो कि 1858 से लेकर के 47 आज़ादी तक। सबसे पहले हम पहला कंपनी रूल देखते हैं। लेकिन कंपनी रूल ये जो हुआ कंपनी रूल, लेकिन पहले हम कंपनी रूल का देखते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और फैक्ट कि 1600 में, सन 1600 ईस्वी में, जब व्यापारी के रूप में ये ब्रिटिशर्स आए, ट्रेडर्स के रूप में, एक एक्सक्लूसिव राइट के द्वारा, एक मतलब एकस्व अधिकार, जिसके माध्यम से वो व्यापार कर सकते थे भारत यानी कि ईस्ट इंडिया में। और ये अधिकार गारंटेड था एलिजाबेथ वन के द्वारा, जो कि वहाँ की महारानी है। एक्सक्लूसिव राइट इसलिए क्योंकि ब्रिटिश से, यानी कि ब्रिटेन से कोई भी दूसरी व्यापारिक मर्चेंट कंपनी नहीं आ सकती थी व्यापार करने के लिए। सो ये एक्सक्लूसिव राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी, ताकि कोई कंपटीटर उसका ब्रिटेन से पैदा ना हो। तो जब कंपनी आती है, फिर 57 में प्लासी का युद्ध लड़ती है, फिर 1764 तक वो बक्सर का युद्ध जीतती है, और तब
1765 में उसे मिल जाता है दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स में उसने रेवेन्यू कलेक्ट करने और फिर सिविल जस्टिस का राइट उसे मिला। अवध के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच की ये संधि है, उस अकॉर्ड के द्वारा ऐसा उसे दिया गया, उसमें कुछ प्रावधान किए गए। तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए थे, उन्हें कुछ महसूस होने लगा। और ये क्या था, ये एहसास क्या था कि ब्रिटिश कंपनी जो है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत से अपने जो ब्रिटेन लौट रहे थे, बहुत सारा धन संपदा लेके लौट रहे थे। और जब वहाँ के लोगों, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट और बड़े पूंजीपतियों की नज़र जब उस पर पड़ी, तो उन्हें लगा कि हमें इसमें नियंत्रण रखना ज़रूरी है। और तब उन्होंने ऑफिशियली, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक लॉ पारित किया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट के माध्यम से वो चाहती थी कि इस पर नियंत्रण रखा जाए, कंट्रोल। और यही वो शुरुआत थी ब्रिटिश पैरामाउंटेसी की, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। कंपनी रूल, जो कि हम देखते हैं कि आते आते 1858 से पहले 1853 का जो एक्ट है, वहाँ तक रहने दिया जाता है। उसमें कहा जाता है कि ये अभी कंटिन्यू करेगी, लेकिन उसे नहीं कहा था कि कब तक, कोई टाइम दिया नहीं था। तो इसका मतलब था कि कभी भी उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी ख़त्म कर सकती थी। एंड द प्रॉब्लम इज बोर्ड इज़ नॉट, इफ़ आई रब, आप वो उल्टा दिखेगा। वो मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन आता है ना, ये इमेज ऐसी दिखेगी कैसी, वो बी और सी ऑप्शन लगाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। तो हम कहाँ थे स्टोरी में? स्टोरी में हम थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी पर। तो उसने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, जिसमें कि सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी को उसने शुरू किया। इसमें उसने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। और जो दोनों स्वतंत्र प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे और मद्रास, उसको इसके सबऑर्डिनेट कर दिया, यानी इसके अधीन कर दिया। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कि उसको अपने कार्यों में मदद के लिए कुछ 2-4 मेंबर्स, कुछ 4 मेंबर थे शायद, तो अपॉइंट किए गए। ये सेंट्रलाइजेशन का एक गुण दिखा रहा है कि सारी शक्तियाँ एक तरफ केंद्रित करना, सारी शक्तियाँ एक तरफ केंद्रित करना। एंड देन फिर 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, इसी एक्ट के माध्यम से, है ना, कोलकाता में। उसके बाद जिसमें कि एक चीफ जस्टिस, और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस भी होते हैं।